नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास में मौजूद एक छोटे से गांव के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम निर्मल है। तो चलिए अब ये कहानी निर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निर्मल है और मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास में मौजूद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। दोस्तों, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं किसी किताब में पढ़ा होगा या फिर किसी बड़े बुजुर्ग इंसान को कहते हुए सुना होगा कि हम इंसानों को कभी भी उन जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहां पर जाने की मनाही होती, खास तौर पर उन जगहों पर जिन जगहों के बारे में कहा जाता हो कि वहां पर किसी भूत प्रेत यानी कि किसी नेगेटिव एनर्जी का साया है। लेकिन हम इंसानों की आदत होती है कि हमको जिस चीज के लिए मना किया जाए हम उसी को करने की सबसे ज्यादा सोचते हैं। लेकिन ये चीज करते वक्त अपने को ये एहसास नहीं होता है कि मना करने के बावजूद भी वही काम करके अपन कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। और ऐसी ही गलती एक बार मेरे से भी हुई थी। दरअसल ये घटना आज से लगभग 1 साल पहले की है। उस वक्त मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद अपने आवारा दोस्तों के साथ दिन भर इधर उधर आवारागर्दी करते हुए घूमता रहता था। हालांकि उस दौरान मेरे घर वालों ने मुझे समझाने की और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करवाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं था। गांव के बाहर जो शराब का ठेका था, वहां पर बैठकर शराब पीना, सिगरेट पीना, देर रात तक वहीं पर बैठकर दोस्तों से बातें करना, इधर उधर घूमना, आज से कुछ वक्त पहले तक बस यही मेरी जिंदगी थी। और धीरे धीरे मेरी लाइफ किस तरफ जा रही थी ये मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मेरी लाइफ में जो काम कोई इंसान या फिर भगवान भी नहीं कर पाए, वो काम एक शैतान ने कर दिया। दरअसल हमारे गांव से थोड़ी ही दूर एक पहाड़ी की तलहटी में एक पुरानी हवेली है। कहते हैं कि किसी जमाने में वो यहाँ के ठाकुर परिवार की हवेली हुआ करती थी और उस ठाकुर परिवार का पूरे गांव पर शासन हुआ करता था। ऐसे में उस ठाकुर परिवार में एक शासक हुए ठाकुर दुर्जन सिंह, जो कि बिल्कुल अपने नाम की तरह ही थे, बड़े ही लालची और निर्दयी। उसके लिए अपना घर परिवार और खुशियां सब कुछ पैसा था। पैसे के सिवाय उसे किसी से ज्यादा मतलब नहीं था। इसलिए उन्होंने गरीबों का खून चूस चूस कर बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था और अपने खजाने को काफी बड़ा कर लिया था। लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि एक बार वो बीमार पड़ गए थे। हालांकि उन्होंने अपना काफी इलाज भी करवाया गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और समय के साथ जरूरत से ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर उनकी मौत हो गई। किंतु मरने के बाद भी वो अपने खजाने का लालच नहीं छोड़ पाए थे और खजाने के लिए उसकी आत्मा यहीं पर भटकने लगी। यहां तक कि उसकी अपनी संतान ने भी उस खजाने में से एक पैसा लेने की कोशिश की तो उनके साथ भी कोई ना कोई ऐसी घटना घटित हो जाती थी जिसकी वजह से हर कोई परेशान हो उठा। और कभी सपने में तो कभी ऐसे उन्हें दुर्जन सिंह की आत्मा भी दिखाई देती थी। इसलिए वो लोग काफी घबराए हुए भी थे। तो उन्होंने इस बारे में किसी बड़े पंडित से पूछा तो उन्होंने सारी सच्चाई बताई। अब ठाकुर दुर्जन सिंह के बेटों ने ठाकुर दुर्जन सिंह की आत्मा के लिए कई हवन करवाए, काफी दान पुण्य किए, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वरना घर में और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, क्योंकि खजाने से कोई एक पैसा भी लेता तो उसे चैन की सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। दुर्जन सिंह अब किसी को कोई ना कोई तकलीफ देते ही रहता था। कभी कोई बीमार हो जाता, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता, तो कभी किसी को रात में दुर्जन सिंह की आत्मा घर में टहलते हुए दिखाई देती थी, जिसकी वजह से हर कोई घबराया हुआ था। कभी कभी तो घर में दुर्जन सिंह के गुस्से में चिल्लाने की आवाज आती थी, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता था। ऐसे में घर में आए दिन घटित होती घटनाओं से परेशान होकर ठाकुर परिवार ने उस हवेली को और जो जमीन जायदाद थी उन्हें बेचने के बाद उनके पैसे को लेकर वहां से जाने का फैसला कर दिया।
क्योंकि उन्हें पता था कि इस हवेली में रहकर और इस खजाने के आसपास रहकर वो लोग कभी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि दुर्जन सिंह उन्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। वे लोग चाहे उसका खजाना न लें, लेकिन फिर भी दुर्जन सिंह को यही लगेगा कि वे लोग कहीं उसके खजाने को न ले लें, इसलिए वो हमेशा उन्हें तकलीफ देता रहेगा। ऐसे में वहां की जमीन जायदाद बेचकर, उसके पैसे लेकर और उस हवेली को छोड़कर पूरा ठाकुर परिवार हमेशा के लिए शहर चला गया, जहां पर उनकी बाकी की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। इसलिए हवेली को छोड़ना उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। ऐसे में शहर में ही पूरा परिवार वहीं पर बस गया। उसके बाद वे लोग फिर कभी लौट कर नहीं आए, जिससे वो हवेली हमेशा के लिए बंद हो गई। और कहते हैं कि आज भी उस खजाने की रखवाली करते हुए दुर्जन सिंह की आत्मा उस हवेली में घूमती है, जिसके डर की वजह से कोई भी उस हवेली के आसपास भी जाना पसंद नहीं करता। कहते हैं कि आज भी उस हवेली में अपार खजाना है। लोगों का तो कहना है कि एक दो बार यहाँ के ही कुछ सरकारी अफसर सरकारी नियम कायदे लगाकर उस हवेली में गए थे, लेकिन जो कोई भी उस हवेली में गया था उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं हुई थी। और उस हवेली में जाने वाले व्यक्तियों में से कुछ लोगों की तो रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, तो कुछ पागल हो गए थे, जिसकी वजह से कोई भी वहां पर नहीं जाता था। ऐसे उस हवेली के किस्से बचपन से ही हमें सुनने के लिए मिलते थे, लेकिन हम थे आवारा किस्म के लड़के। लोगों की बातों को अंधविश्वास बेफिजूल कहकर नजरअंदाज कर देते, मजाक में उड़ा देते थे, किंतु कभी उस हवेली की तरफ जाना नहीं हुआ, क्योंकि दिन में अक्सर वहां पर खेतों में काम करने वाले लोग होते थे। तो उनके डर की वजह से नहीं गए कि अगर उन्होंने घर पर आकर बता दिया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और रात के वक्त कभी इस बारे में सोचा तक नहीं था, परंतु तभी एक दिन जब रात के लगभग 10 बजे के आसपास हम सभी 5 दोस्त गांव के बाहर एक बड़ा सा चबूतरा था, उस पर बैठे हुए थे, तो यही सोच रहे थे कि यार घर वालों ने तो अब पैसे देने से इनकार कर दिया है, वे लोग देते ही नहीं। ऐसे में हमारा खर्चा भी ठीक तरह से नहीं चलता, क्या करें, क्योंकि काम धंधा तो करना जैसे हमारी शान के खिलाफ था। तभी एक लड़का बोला, क्यों ना हम उस पुरानी हवेली में चलें, सुना है वहां पर अपार खजाना है, अगर वो खजाना हमारे हाथ लग गया तो हमारी तो जिंदगी संवर जाएगी, जीवन भर बैठे हुए खाएंगे, फिर भी खजाना कम नहीं पड़ेगा। वो लड़का हमारी तरफ देखते हुए बोला, जिसका नाम रोहित था। तभी दूसरा लड़का जिसका नाम मोहन था, वो बोला, क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने हैं या नहीं? अरे उस हवेली में उस दुर्जन सिंह की आत्मा घूमती है, जिसके डर से कोई भी उस हवेली में नहीं जाता। माना कि वहां पर खजाना है और हम वहां पर चले गए, लेकिन उस आत्मा ने अगर हमें मौत के घाट उतार दिया तो क्या होगा? तभी तीसरा लड़का जिसका नाम नीरज था, वो बोला, हाँ यार ये बात तो ठीक है, लेकिन उसे दुर्जन सिंह को देखा किसने है? जो भी उस हवेली में गया या तो पागल हो गया या फिर मर गया। मुझे तो लगता है कोई और चक्कर है, या फिर लोगों ने ऐसे ही बातें बनाई हुई हैं और इसी वजह से उस हवेली में जाने वाला डर की वजह से ही पागल हो जाता है, वरना मुझे लगता है उस हवेली में दुर्जन सिंह की आत्मा या भूत प्रेत कुछ नहीं है। तभी चौथा लड़का जिसका नाम विष्णु था, वो बोला, हाँ यार कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर हमारे घर वालों को पता चल गया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तभी मैं बोला, लेकिन घर वालों को जाकर बोलेगा कौन? हम ये बात हमारी तक सीमित रखेंगे, लेकिन उस हवेली में एक बार जाकर देखते हैं। खजाना ना सही, अगर कुछ पुरानी कीमती चीज मिल जाएगी, उन्हें ही बेचकर हमारा खर्चा चल जाएगा, और उस हवेली में कोई जाता तो है नहीं। ऐसे में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वहां से हमने कोई चीज चुराई है। वैसे भी रोजाना एक एक पैसे के लिए मोहताज होना अच्छा नहीं लगता। घर वालों की भी काफी बातें सुनने को मिलती हैं और उधार हमें कोई देता नहीं है, क्या करें? अब मोहन बोला, ये बात तो सही है यार, एक बार जाकर तो देखते हैं कि आखिर ये क्या मामला है। तभी नीरज बोला, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूं। ये कहते हुए हम सभी दोस्तों ने तय कर लिया था कि अब हम लोग उस हवेली में जाएंगे और उस खजाने को ढूंढेंगे जिसके बारे में लोग कहते हैं। अगर खजाना मिल गया तो हमारी किस्मत खुल जाएगी, और अगर नहीं मिला तो कोई पुराना सामान ही मिल जाए, कुछ दिनों का खर्चा तो चलेगा, और फिर भी कुछ नहीं मिलेगा तो मन का भ्रम तो दूर होगा ना कि उस हवेली में डरने जैसा कुछ नहीं है। फिर तो हमारा दूसरा अड्डा वो हवेली होगी जहां पर हमें कोई डिस्टर्ब करने भी नहीं जाएगा। ये सोचकर अब हम उस हवेली में जाने के लिए तैयार थे। वैसे गांव में लोग अक्सर जल्दी सो जाया करते हैं,
ऐसे में 10:30 बजे तक लगभग गांव के पूरे लोग सो गए थे। हम लोग तो वैसे ही देर तक उस चबूतरे पर बैठे रहते थे। ऐसे में हमारे घर वाले या गांव के लोग हमारी तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे, और गर्मियों के दिन थे तो ऐसे में खेत भी खाली पड़े हुए थे, तो रात को कोई खेतों में फसल की रखवाली करने भी नहीं जाता था। इसलिए सोचा कि रात के वक्त ही वहां जाना ठीक होगा, क्योंकि दिन में हम लोग उस हवेली की तरफ नहीं जा सकते थे, क्योंकि गांव में लोग अक्सर दिन में खेतों की तरफ किसी न किसी काम से जाते रहते थे, और हमें डर था कि अगर हमारे घर वालों को इस बारे में पता चल गया तो हमें घर से ही निकाल देंगे। इसलिए हमने तय किया कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और इसीलिए हम उसी वक्त उस हवेली की तरफ चल दिए, बिना सोचे समझे कि वहां जाने का अंजाम क्या हो सकता है, हमारे साथ क्या हो सकता है। हम तो बस ये सोचकर कि खजाना ना सही, कोई पुरानी कीमती चीज ही हाथ लग जाए, आखिर कुछ तो मिलेगा। वैसे भी जो इंसान आवारागर्दी करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है और कोई काम धंधा नहीं करता, उसके लिए पैसे इतने जरूरी हो जाते हैं कि वो अपनी इन घटिया आदतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और यही हम कर रहे थे। लगभग 10 मिनट चलने के बाद ही हम लोग उस हवेली के पास पहुंच गए थे। चांदनी रात में ही वो हवेली दूर से काफी डरावनी लग रही थी, क्योंकि काफी दिनों से वो सूनी पड़ी हुई थी। बरसात की वजह से उसका रंग भी फीका पड़ गया था, और हवेली के बाहर की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जिसकी वजह से वो हमें थोड़ी डरावनी लग रही थी। लेकिन हम 5 दोस्त एक साथ में थे, जो एक दूसरे की हिम्मत थे। अपने मोबाइल की टॉर्च से उजाला करते हुए हम हवेली के गेट तक आए, तो देखा कि काफी बड़ा गेट लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही हमने उसे थोड़ा सा धक्का दिया तो वो अजीब जी आवाज करते हुए वो खुल गया, और हम लोग एक साथ में अंदर आए। तभी एक काली बिल्ली हमारे सामने से होकर गुजर गई, लेकिन हम लोगों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। हवेली के आगे जो खाली जगह थी, जहां कभी गार्डन हुआ करता था, वहां पर चारों तरफ जंगली झाड़ियां ही झाड़ियां उगाई थीं। तभी विष्णु बोला, यार किसी जमाने में ये हवेली कितनी आलीशान रही होगी। मैं बोला, हाँ ये बात तो है, आखिर यहाँ के राजाओं की हवेली थी। मोहन बोला, और एक उस दुर्जन सिंह के लालच की वजह से बेचारी इस हवेली का क्या हाल हो गया, और खुद भी अभी तक लोग कहते हैं कि यही भटक रहा है। आज उसे भी देख लेते हैं। वो हंसते हुए बोला, तो मैं बोला, अरे यार इतना भी मजाक ना बनाओ, कहीं सच में ही ऐसा हुआ तो। ये कहते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। जब हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि लकड़ी का काफी बड़ा दरवाजा था, जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। नीरज बोला, यहां तो ताला लगा हुआ है। मोहन बोला, तो क्या हुआ, तोड़ देते हैं। ये कहकर हमने इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक पत्थर नजर आया। रोहित ने पत्थर को उठाया और उसकी मदद से हमने उस ताले को तोड़कर एक तरफ फेंक दिया। अब जैसे ही उस हवेली का दरवाजा हमने खोला तो तेज आवाज करते हुए उसका दरवाजा खुल गया। फिर बिना सोचे समझे ही हम 5 दोस्त अपने अपने मोबाइल की टॉर्च की मदद से आगे बढ़ने लगे। हमने जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखा तो चारों तरफ नजर दौड़ाई। जगह जगह जाले लगे हुए थे। पूरी हवेली धूल से भरी हुई थी और काफी कचरा पड़ा था, लेकिन देखने में ही लग रहा था कि किसी जमाने में वो कितनी ज्यादा आलीशान हवेली थी। तभी मोहन हंसते हुए बोला, वो दुर्जन सिंह इतनी गंदगी में रहता है क्या? ये कहते हुए वो हंसने लगा तो रोहित बोला, क्या यार तुम्हें हर वक्त मजाक ही सूझता है क्या? इसी तरह बातें करते हुए अभी हम कुछ ही आगे बढ़े थे कि अचानक ऐसा लगा जैसे अजीब तरह की आवाज करते हुए कोई हमारे बगल में से गुजर गया हो। ये एहसास होते ही एक पल के लिए हम घबरा गए। टॉर्च की मदद से देखा तो एक चमगादड़ था। अब रोहित बोला, यार ऐसी जगह पर तो चमगादड़ रहते ही हैं, चलो चलते हैं। ये कहकर अभी थोड़ी आगे बढ़े थे कि हवेली का जो दरवाजा था वो आवाज करते हुए बंद हो गया। ये देखकर सब घबरा गए तो मैं बोला, दरवाजा ही तो है, हवा से बंद हो गया होगा। अब नीरज बोला, हाँ अब आगे चलो। तभी मोहन बोला, वैसे वो खजाना कौन से कमरे में होगा? तो रोहित बोला, यार इतनी बड़ी हवेली है, पता नहीं दुर्जन सिंह का खजाना कौन से कमरे में छुपा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, सारी रात पड़ी हुई है, हम आखिर ढूंढ लेंगे कि वो खजाना कौन से कमरे में है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि तेज तेज हवाएं चलने लगीं और जो हवेली के खिड़की दरवाजे थे एक साथ में आवाज करने लगे। ये देखकर हम पल भर के लिए घबरा गए। तभी विष्णु बोला,
लगता है बाहर मौसम खराब हो गया है। फिर हम लोग एक साथ हर कमरे में जाने लगे और खजाने को ढूंढने लगे। वैसे हम जैसे ही किसी कमरे को खोलते तो उसमें से भयंकर सी बदबू आती। कुछ अजीब सा एहसास होता। ये देखकर सोचते कि शायद लंबे समय से बंद होने की वजह से सीलम की बदबू आ रही है। वहां पर कुछ पुरानी कुर्सियां, पुराने सामान, सब कुछ वहीं पर पड़ा हुआ था। हमने काफी कमरे देखे, लेकिन हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि इस कमरे में कुछ हो सकता है। अब हम सोचने लगे कि कहीं खजाने वाली बात लोगों की कही हुई बातें तो नहीं है कि यहाँ पर कोई खजाना है। तभी मोहन बोला, पता नहीं यार, वैसे हर कमरे को चेक कर लेते हैं, कम से कम मन को तसल्ली तो हो जाएगी। ये सोचते हुए ऐसे ही हम 5 दोस्त एक छोटे से कमरे में गए। तभी नीरज बोला, यार मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ कुछ है। ये पुराना सामान है, ये कुर्सी वगैरह, इन्हें कोई खरीदेगा भी नहीं, कोई कीमती सामान भी हाथ नहीं लगा। ये सोचकर हम परेशान हो रहे थे कि तभी जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ा तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे नीचे कुछ है। मेरे नीचे फर्श के नीचे कुछ आवाज कर रहा है। यह महसूस होते ही मुझे कुछ शक हुआ कि शायद खजाना यहां पर छुपा है, क्योंकि मैं अपने घर वालों से सुना था कि पहले के जमाने में राजा महाराजा बड़ी होशियारी के साथ अपने खजाने को छुपा कर रखते थे। या तो जमीन में गाड़ देते थे या फिर कोई तहखाने में इस तरह छुपा कर रखते थे कि किसी के हाथ में ना आ जाए। यह सोचकर फिर से जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ था, मैंने जैसे ही उस पर जोर से पैर मारा तो कुछ बजने की आवाज आई। तो मैं सबकी तरफ देखते हुए बोला, यार यहां कुछ है। अब मेरी बात सुनकर सब मेरी तरफ देखने लगे। तो मैंने फर्श की तरफ इशारा किया और बोला, इस फर्श के नीचे कुछ ना कुछ तो है। अब मेरी बात सुनकर उन्होंने भी ऐसा ही किया। अपने पैर नीचे फर्श पर मारे तो कुछ बजने की आवाज आने पर उन्हें भी शक हुआ। फिर हमने उस फर्श को हटाने की कोशिश की, जहां पर एक कालीन बिछी हुई थी जो काफी फटी गली सी थी। उसे आसानी से हटा दिया तो नीचे एक लकड़ी जैसा कुछ नजर आया, पर उसे कैसे हटाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लकड़ी काफी मजबूत थी और बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे फर्श में कोई डिजाइन दी गई है। कमरा भी काफी छोटा था, शायद रहने के तरीके से नहीं बनवाया था। किंतु अब हमारे लिए यह मुश्किल थी कि इस लकड़ी को कैसे हटाएं, जिससे पता तो चले कि इसके नीचे खजाना है या फिर कुछ और। ऐसे में इधर उधर ढूंढने लगे तो अचानक हमें उस लकड़ी के दरवाजे को खोलने का एक कड़ा नजर आया और हमने उसे पकड़कर जैसे ही खींचा तो फर्श में बनाया हुआ लकड़ी का बंद दरवाजा खुल गया। उसे खोलकर हमने नीचे जो कुछ देखा, उसे देखकर तो हमारी आंखें फटी की फटी ही रह गईं, क्योंकि हमारी आंखों के सामने दुर्जन सिंह का वो खजाना था। देखने में ही लग रहा था कि सच में अपार खजाना था। हीरे, जवाहरात, सोने चांदी, ऐसा लग रहा था जैसे हमें कोई दौलत का कुआं मिल गया हो। अब ये देखकर तो हम लोगों की आंखों में खुशी चमक दौड़ गई। हम 5 दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तभी नीरज बोला, यार यहां तो बहुत सारा खजाना है, इसे तो हम एक साथ में तो ले जा नहीं सकते। तो विष्णु बोला, हाँ यार, लेकिन अच्छा है ना, ये खजाना यही छुपा रहे, तो जब जरूरत होगी तब ले जाया करेंगे। वैसे भी अब ले जाएंगे तो घर वालों को शक हो जाएगा। किंतु अब तो हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। अगर हम लोग जिंदगी भर भी दोनों हाथों से खर्च करेंगे ना, तब भी खर्च नहीं होगा। ये सोचते हुए हम पागलों की तरह उस पर टूट पड़े। अपनी शर्ट और पेंट में जो जेब थी उनमें भर लिया। अब क्या करें? ऐसे में हम इधर उधर देखने लगे तो जो पुराने कालीन थी उनमें हम खजाना भरने लगे। काफी सारा धन दौलत ले लिया था, लेकिन उसे खजाने में ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र में से एक बाल्टी ही निकाली हो। अब सोचने लगे कि अगर ये सब कुछ लेकर घर जाएंगे तो हजारों बातें हमें सुनाई पड़ेंगी। हर कोई हमसे पूछेगा कि ये सब कहां से आया, इसलिए किसी को पता ना चले। ऐसे में इतना सब कुछ यहां से ले जाना ठीक नहीं होगा। ये सोचकर हमने बस इतना ही खजाना, हीरे जवाहरात अपने साथ लिए, जितने हम छुपा कर ले जा सकते थे। फिर हम लोगों ने तय किया कि हम अभी थोड़ा बहुत ले जाएंगे, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे और धीरे धीरे इसमें से रोज ले जाया करेंगे। इसीलिए हमने जो अपने पेट और शर्ट की जेब थी उनमें कुछ हीरे मोती वगैरह भर लिए थे, कुछ सोने चांदी की चीज भी थी। इसके अलावा वहां पर जो कालीन थी उसे फाड़कर छोटी सी पोटली बनाकर भी छुपा कर रख ली थी कि घर जाने पर किसी को पता ना चले। ये सोचकर खजाने का दरवाजा फिर से बंद किया, फिर से वही फटी टूटी कालीन उसके ऊपर बिछा दी। फिर हम लोग जैसे ही बाहर की तरफ बढ़े तो उस खजाने का जो हम गेट बंद करके आए थे
वो अचानक खुल गया। ये देखकर हम लोग हैरान और परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर नीरज बोला, अभी मैं बंद करता हूं। ये कहकर उसने फिर से वो लकड़ी का दरवाजा बंद किया और वहीं फटी पुरानी कालीन उसके ऊपर रख दी, जिससे किसी को भी ये पता ना चले कि यहाँ पर खजाना है। अब मैं बोला, यार देखो हमारी खुशकिस्मती, तभी हमें इतनी आसानी से खजाना मिल गया, वरना लोगों को तो ऐसा कुछ नहीं मिलता। ये कहते हुए हम जैसे ही कमरों से बाहर आए तो अचानक एक ठंडी हवा का झोंका हमें छू कर गया। ये देखकर हमें थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर हमने ध्यान नहीं दिया और अब जल्दी जल्दी हम वहां से निकल जाना चाहते थे, किंतु धीरे धीरे वहां पर बहुत ज्यादा ठंडक बढ़ने लगी। ये देखकर हम हैरान रह गए कि गर्मी के मौसम में अचानक इस हवेली में बिना किसी ऐसी कूलर के इतनी ज्यादा ठंड कहां से आ गई। अब ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हमें सर्दी भी लगने लगी थी। अब रोहित सबकी तरफ देखते हुए बोला कि शायद बाहर मौसम खराब हो गया है, जिसकी वजह से ठंड महसूस हो रही है, क्योंकि शायद बरसात हुई होगी ना बाहर। ये सुनकर विष्णु बोला, हाँ लेकिन इतनी ठंड तो बरसात के मौसम में भी नहीं होती। ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर का महीना हो। वही ठंड बढ़ते ही जा रही थी तो तभी मोहन बोला, यार ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो रोहित बोल, चाहे जो हो अब जल्दी से निकलो यहां से। ये कहते हुए हम आगे बढ़े ही थे कि अचानक हमें उस हवेली में जोर जोर से आवाज आना शुरू हो गई, जैसे कोई चल रहा है। किसी के जूते की आवाज हमें सुनाई दे रही थी। उस आवाज को सुनकर हम लोग बहुत घबरा गए थे और जिस तरफ से आवाज आ रही थी हमने उस तरफ अपने मोबाइल की टॉर्च की, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तभी वो आवाज हमें दूसरी साइड से आना शुरू हो गई, तो हम घबराते हुए उस तरफ देखने लगे तो फिर दूसरी साइड से आना शुरू हो गई। अब तो हम घबराते हुए चारों तरफ देखने लगे, लेकिन हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर विष्णु घबराते हुए बोला, चलो जल्दी निकलो यहां से। अब हम वहां से भागने ही वाले थे कि अचानक एक अजीब सी आवाज हमें सुनाई दी, जिसे सुनकर हम रुक गए और हमने पीछे मुड़कर देखा तो तभी हमारी नजर सामने बैठे हुए एक आदमी पर गई, जो हमारी तरफ उसकी पीठ थी और वो दूसरी तरफ मुंह किए हुए कोई गिटार बजा रहा था और उससे एक अजीब तरह की आवाज निकल रही थी, जो कि हमें डरा रही थी। ये देखकर अब तो हमारे होश उड़ गए। तभी मोहन घबराते हुए बोला, यार ये कौन हो सकता है, कहीं दुर्जन सिंह तो नहीं। अब नीरज हड़बड़ाते हुए बोला, मुझे भी यही लगता है। तभी विष्णु बोल, नहीं यार, मुझे तो लगता है कि कुछ और ही मामला है। ये तो नहीं है कि इस हवेली में कुछ बदमाशों ने अपना अड्डा बनाया हुआ है और हमें इस बारे में पता ना हो। ये कहते हुए हमें समझ में नहीं आ रहा था कि उस तरफ जाए या नहीं। अब मैं घबराते हुए बोला, यहां पर कुछ भी ठीक नहीं है, चलो बाहर चलते हैं। लेकिन जैसे बाहर की तरफ हमारे कदम बढ़ ही नहीं रहे थे और ना चाहते हुए भी जबरदस्ती हमारे कदम उस तरफ बढ़ गए जहां पर वो आदमी बैठा हुआ था। हम अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोक नहीं पा रहे थे। वही वो व्यक्ति जो सामने बैठा हुआ था, वो अपनी धुन में गिटार बजाते जा रहा था। अब हम घबराते हुए उसे तरफ देखने लगे तो मैं घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोला, आप कौन हैं और इस वक्त यहां क्या कर रहे हैं। मैंने ये कहा तो उस आदमी ने गिटार बजाना बंद कर दिया। तभी मोहन घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ आप कौन हैं और यहां पर क्या कर रहे हैं। हमारी बात सुनकर बिना हमारी तरफ देखे हुए गिटार बजाने वाला वो व्यक्ति एक भयानक डरावनी आवाज में बोला, अपने खजाने की रखवाली कर रहा हूं, क्योंकि आज कुछ चोर आए हैं मेरी हवेली में मेरा खजाना चुराने के लिए। अब जैसे ही उसने ये कहा तो हमारे तो होश उड़ गए। हम कुछ बोलते उससे पहले ही उसने पलटकर हमारी तरफ देखा तो हमारे पैरों तले ही जमीन खिसक गई। सांस गले में ही अटक गई थी, क्योंकि उसकी पीठ तो हमारी तरफ थी, बस गर्दन हमारी तरफ मुड़ी थी, जिसे देखकर ही हमारे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसका वो डरावना चेहरा देखकर हम थर थर कांपने लगे। उसकी आंखें बड़ी ही डरावनी और लाल कलर की थीं। आंखों के नीचे काफी बड़े गड्ढे थे और चेहरा पूरा सफेद था, जिस पर जगह जगह ऐसा लग रहा था जैसे कटा फटा हो। वो गुस्से में हमारी तरफ देखते हुए बोला, अपने खजाने की रखवाली कर रहा हूं उन चोरों से। ये कहते हुए हमें घूरने लगा, फिर गुस्से में जोर से चिल्लाने लगा तो देखते ही देखते उसके दांत काफी लंबे हो गए। तभी अचानक जिस कुर्सी पर बैठा हुआ था वो कुर्सी एक तरफ से हमारी तरफ हो गई। अब वो बिल्कुल हमारे सामने था। उसके हाथ के नाखून काफी लंबे और नुकीले थे। ये देखकर हमारे तो होश उड़ गए। हम जो भूत प्रेत की बातों को मजाक में उड़ाते थे,
आज अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखकर पल भर में ही समझ में आ गया कि लोग जो कुछ कहते हैं वो झूठ नहीं, सच है। ये दुर्जन सिंह की ही आत्मा है जो इस हवेली में खजाने की रखवाली कर रही है। तभी घबराते हुए रोहित बोला, चलो भागते हैं। ये कहकर हम लोग भागने लगे तो अचानक लड़खड़ाकर वहीं पर गिर गए। तो फिर से वहीं जूते की आवाज सुनाई देने लगी जो कुछ देर पहले सुनाई दी थी, और वो आवाज दुर्जन सिंह के जूते की थी। अब दुर्जन सिंह खड़े होकर हमारी तरफ आने लगा तो हम लोग थर थर कांपने लगे थे। फिर हिम्मत करके हम खड़े हो गए और जो सारा धन दौलत हम ले जाने आए थे वो सब हमारे हाथों में से छूट गया। इसके साथ में ही हमने जो अपने शर्ट और पैंट की जेब में थोड़ा बहुत जो सोना रखे थे वो सारे निकाल कर वहीं पर फेंक दिए ताकि दुर्जन सिंह हमें छोड़ दे, क्योंकि अब तो हमें हमारी जान की फिक्र थी। अपनी तरफ दुर्जन सिंह को आते देखकर हम फिर से खड़े हो गए और हम लोग घबराते हुए वहां से भागने लगे। फिर जैसे तैसे हवेली के दरवाजे तक आए और दरवाजा खोलने की कोशिश की, किंतु वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी अचानक उस हवेली में जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी जो काफी भयानक थी। वो आवाज दुर्जन सिंह की ही थी। वो जोर जोर से हमें अपनी आंखों के सामने देखकर हंस रहा था और फिर देखकर बोला, तुम लोग यहां पर चोरी छुपे अपनी मर्जी से आए हो, लेकिन अपनी मर्जी से वापस नहीं जा सकते। मेरे खजाने को चुराने आए थे ना, तो फिर मेरी मर्जी से ही वापस जाओगे ना। ये कहते हुए वो फिर से भयानक रूप से हंसने लगा और अचानक फिर हमारी तरफ देखते हुए गुस्से में हमें घूरने लगा और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने के बारे में सोचने की, उसे चुराने की? जो भी मेरे खजाने की तरफ आंख उठाकर देखेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। ये कहते हुए वो गुस्से में चिल्लाने लगा। अब तो हमारी हालत ऐसी थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि उस वक्त हम पर क्या गुजर रही थी। दुर्जन सिंह की आत्मा के रूप में हमारी मौत हमारी आंखों के सामने थी। ऐसे में हमें समझ में नहीं आ रहा था कि उस हवेली से कैसे निकले, इसलिए घबराते हुए दरवाजा खोलने के लिए चिल्ला रहे थे कि कोई बाहर से दरवाजा खोल दे, किंतु हमारी सारी कोशिश धरी रह गई। उस सुनसान इलाके में रात के वक्त भला कौन हमारी मदद करने के लिए आता। वही जब दुर्जन सिंह हमारी तरफ बढ़ते ही आ रहा था तो हम लोग अब अपने आप को बचाने के लिए हवेली में इधर उधर भागने लगे और अपने आप को बचाने के लिए हम जो ऊपर की तरफ जो सेकंड फ्लोर था हवेली का, उसकी सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। तभी दुर्जन ने गुस्से में हमारी तरफ देखा और चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर हम लोग बहुत घबरा गए और उसकी तरफ देखने लगे तो हमने देखा कि दुर्जन सिंह ने अपना हाथ बढ़ाया। अब देखते ही देखते उसका हाथ काफी लंबा हो गया था। ये देखकर हम लोगों के होश उड़ गए, लेकिन फिर भी अपनी जान बचाने के लिए हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी हमारे पीछे जो नीरज था उसकी दुर्जन सिंह ने गर्दन पकड़ ली और उठाकर एक तरफ फेंक दिया। अब नीरज की चीख गूंज उठी। जैसे ही वो जमीन पर गिरा तो बहुत ज्यादा घबरा गया और थर थर कांपने लगा था। अब गुस्से में उसे घूरते हुए दुर्जन सिंह उसके पास में गया। हम सभी घबराते हुए सीढ़ियों पर खड़े होकर ये देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि नीरज को बचाने की कोशिश करें, उसके पास जाएं, क्योंकि हमें पता था दुर्जन सिंह से मुकाबला करना हमारे बस में नहीं है। उस वक्त हमारे तो दिमाग ने ही काम करना छोड़ दिया था। तभी दुर्जन सिंह ने नीरज की तरफ देखा और घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। देखते ही देखते उसके मुंह के दांत काफी लंबे हो गए, जिसे उसने नीरज की गर्दन में गड़ा दिए और उसका खून पीने लगा। अब दर्द भरी नीरज की चीखें चारों तरफ गूंज गईं। वो छटपटाने लगा और तड़पने लगा था। ये देखकर हम लोग अपनी होश खो बैठे, थर थर कांपे जा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अपनी आंखों के सामने अपने एक दोस्त को मरते हुए देखना कितनी तकलीफ दे रहा था, हमसे बेहतर कौन समझ सकता था। तभी नीरज का खून पीने के बाद दुर्जन सिंह ने गुस्से में हमारी तरफ देखा। उसका पूरा मुंह खून से सना हुआ था, होंठों से खून टपक रहा था। फिर उसने नीरज की तरफ देखा और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नीरज का कलेजा निकालकर उसे खो गया। अब नीरज की कटी फटी लाश वहां पर पड़ी हुई थी। अब दुर्जन सिंह गुस्से में हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसका पूरा मुंह खून से सना हुआ था, हाथों से भी खून टपक रहा था। वो बड़ा ही डरावना और भयानक लग रहा था। उसे अपनी तरफ आता देखकर हम लोग वहां से अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ भागने लगे थे तो दुर्जन सिंह सीढ़ियों से होता हुआ अजीब तरह से चिल्लाता हुआ हमारे पीछे ही आ रहा था।
तभी विष्णु एक कमरे में जाकर छुप गया और हम लोग आगे भाग रहे थे। तभी दुर्जन सिंह जिस कमरे में विष्णु छुपा हुआ था, उसी कमरे की तरफ देखकर दुर्जन सिंह ने फिर से अपना हाथ बढ़ाया और विष्णु को गर्दन पकड़कर बाहर लेकर आया। अब विष्णु बहुत ज्यादा घबरा गया था और रोने लगा। घबराहट की वजह से गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। अब दुर्जन सिंह ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और एक हाथ से उसे पकड़े हुए दूसरे हाथ से उसका कलेजा निकाल लिया तो विष्णु की चीख चारों तरफ गूंज गई और वो दर्द से छटपटाने लगा। तभी दुर्जन सिंह ने बिना विष्णु का खून पिए ही उसे हवा में उछालकर हवेली की दीवार पर दे मारा, जिससे एक भयंकर आवाज के साथ विष्णु की लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए, जो हवेली में इधर उधर फैल गए थे और खून चारों तरफ हवेली में दीवारों पर लग गया था। ऐसा लगा था जैसे कोई रंग से भरा हुआ गुब्बारा फूटा हो और उसका रंग चारों तरफ फैल गया हो। बिल्कुल उसी तरह विष्णु की लाश की हालत हो गई थी। अब हम 3 दोस्त बचे थे। हमें अपनी आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी अपनी जान बचाने के लिए आखिरी कोशिश करना चाहते थे। इसलिए हम कभी इधर तो कभी उधर भाग रहे थे। वही दुर्जन सिंह की चलने की आवाज और उसके जूते की आवाज हमें साफ सुनाई दे रही थी और उसके साथ ही कभी उसके गुस्से में चिल्लाने की आवाज सुनाई देती तो कभी हंसने की आवाज सुनाई देती, जब वो हंसते हुए कहता, भाग लो, जितना भागना है, बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। यहां पर आकर मेरे खजाने पर अपनी नजर डालकर अब अपनी जान नहीं बचा पाओगे। ये कहते हुए वो फिर गुस्से में चिल्लाने लगता, मेरे खजाने के ऊपर जिसने भी नजर डाली वो जिंदा नहीं बच पाएगा, तुम नहीं बच पाओगे। ये कहते हुए वो चिल्लाने लगता। अब हम तीनों दोस्त पागलों की तरह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाएं। हम काफी थक चुके थे। तभी जो हवेली के ऊपर छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियां थीं, वो हमें नजर आई। उनके सामने एक बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ था और हमने सोचा कि ये किसी कमरे का दरवाजा होगा, लेकिन मोहन ने बचने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि वो छत पर जाने वाली सीढ़ियों का दरवाजा था। ये सोचकर हमने कुछ सोचा और भागने ही लगे थे कि नीचे हवेली में खड़े हुए दुर्जन सिंह ने हमारी तरफ देखा, अपना लंबा हाथ बढ़ाया और मोहन का गला पीछे से पकड़ लिया। ये देखकर मोहन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाकर फिर से ऊपर की तरफ भागने लगा, लेकिन दुर्जन सिंह ने गुस्से में चिल्लाते हुए फिर से पीछे से उसका गला पकड़ लिया। हमने ये देखकर उस तरफ देखा भी नहीं कि दुर्जन सिंह मोहन के साथ क्या करेगा, क्योंकि हमें पता था कि अब मोहन भी जिंदा नहीं बच पाएगा। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए मैं और रोहित उन सीढ़ियों से अपने आप को बचाने के लिए ऊपर भागते ही चले गए। हमें पीछे से मोहन की चीखें सुनाई दे रही थीं और कुछ देर बाद उसकी चीखें शांत हो गईं। हमें तो ये भी नहीं पता कि उसे कितनी बेरहमी से मारा होगा उस दुर्जन सिंह ने। अब हम छत पर आ गए। चारों तरफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हाँ, दूर से गांव की जलती हुई लाइटें नजर आ रही थीं। उस वक्त घबराते हुए हमारा तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा था कि अब कहां जाएं। तभी हम आगे बढ़ते ही दुर्जन सिंह हमारे सामने आ गया। ये देखकर तो हमारे दिल की धड़कन ही बढ़ गई कि अचानक दुर्जन सिंह नीचे से हमारे सामने कैसे आ गया। फिर अपने आप ही सोचने लगे कि ये एक बुरी आत्मा है तो सामने तो आ सकता है ना। वही अपने आप को बचाने के लिए हम छत पर इधर उधर भागने लगे थे। वही इस तरह हमें भागते हुए देखकर दुर्जन सिंह जोर जोर से भयानक हंसी हंसने लगा, जो चारों तरफ गूंज रही थी, और चिल्लाते हुए कहने लगा, भाग लो, जितना भागना है। ये सुनकर हम बहुत ज्यादा डर रहे थे। कहां जाएं? कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। तभी दुर्जन सिंह ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मैं अपने आप को बचाकर छत के दूसरे छोर पर भाग गया। ये देखकर दुर्जन सिंह गुस्से में तिलमिला उठा। उसने रोहित की तरफ हाथ बढ़ाया तो रोहित डर कर भागने लगा। अब मैंने रोहित का हाथ पकड़ा और छत के किनारे पर आ गया था। तभी पलक झपकते ही अपना हाथ बढ़ाकर दुर्जन सिंह ने रोहित की गर्दन पकड़ ली। ये देखकर मैं रोहित को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि अपने 3 दोस्तों को तो मैं बेरहमी से मरते हुए देख लिया था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे और रोहित के साथ ऐसा कुछ हो या दुर्जन सिंह हमें मारे। अगर हमारी किस्मत में मौत लिखी है तो हम मर जाएंगे, लेकिन इस दुर्जन सिंह के हाथों ना मरे। ये सोचते हुए मैं घबराते जा रहा था। तभी दुर्जन सिंह ने अपना दूसरा हाथ मेरी तरफ बढ़ाया ही था कि मैं घबरा गया। तभी मैंने रोहित का हाथ पकड़कर अपने आप को बचाने के लिए छत से नीचे छलांग लगा दी। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं। बस मेरी आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी,
छत से कूदते समय मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा कि क्या हुआ और क्या नहीं। किंतु जब होश आया तो मैं घर पर था। मेरे घर वालों के साथ गांव के लोग भी वहां खड़े हुए थे। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैं घबराते हुए चिल्लाने लगा। मेरी आंखों के सामने वही रात वाली घटनाएं घूम रही थीं। मैं थर थर कांपते जा रहा था और मुझे लग रहा था कि दुर्जन सिंह अभी मुझे जान से मार डालेगा। उस वक्त मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मां रो रही थी, जबकि मेरे पापा मेरी मां को गुस्से में डांट रहे थे कि ये सब कुछ तुम्हारे ही लाड़ प्यार का नतीजा है। अरे ये क्या करने गए थे वहां पर? ये कहते हुए उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उस वक्त मुझे पता चला कि रोहित अस्पताल में है। इसके अलावा मोहन, नीरज और विष्णु के घर वाले भी बार बार मुझसे उनके बारे में पूछ रहे थे और बहुत घबरा रहे थे, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। बार बार मेरी आंखों के सामने वही दृश्य घूम रहे थे जब उस दुर्जन सिंह की आत्मा ने उन्हें बेरहमी से मारा था। ये सब याद आते ही मैं बहुत ज्यादा डर जाता और घबराहट की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस दिन तो ना मैंने किसी को कुछ बताया, ना मैंने एक पल का भी चैन लिया। मुझे हर पल ऐसा लग रहा था जैसे दुर्जन सिंह अभी आएगा और मुझे जान से मार डालेगा। घर वाले और गांव के लोग मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहे थे। मुझे हर पल अपनी आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी, जैसे कि मैं अभी भी उसी हवेली में हूं। किंतु जब मुझे धीरे धीरे महसूस हुआ कि अब मैं घर वालों के सामने हूं, तो मैं घबराते हुए कुछ बोल नहीं पा रहा था। वही मेरे घर वाले और गांव वाले जो बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, और वही मेरे जो दोस्त मारे गए थे उनके घर वाले भी वहां पर थे, जिन्हें उनकी चिंता सताई जा रही थी। अब बड़ी हिम्मत करके मैंने रोते हुए सारी बातें बताई। मेरे सिर में चोट लगी हुई थी, इसलिए पट्टी बंधी हुई थी। मेरी बात सुनकर उन लोगों के होश उड़ गए। मेरे जो दोस्त थे जिनकी मौत हुई थी, उनके घर वाले फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि उन्हें तो उम्मीद थी कि कहीं वे लोग भी बच गए होंगे। फिर मुझे गांव के लोगों से ही पता चला कि मैं और रोहित छत पर से कूदे थे और सुबह कोई हवेली के पीछे होकर अपने खेत पर जा रहा था। तभी उसकी नजर हमारी तरफ गई और उसने भागकर हमारे घर वालों को इस बारे में बताया। वे लोग हमें घर लेकर आए। हालांकि मेरे सिर में मामूली सी चोट आई थी, लेकिन रोहित अभी अस्पताल में है और उसे होश भी नहीं आया है। वैसे मैंने घबराते हुए अपने घर वालों को सारी बातें बता दी। इसके बाद गांव में लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे और हमारी ही गलतियां बताने लगे कि हम धन के लालच में इतने अंधे हो गए कि वहां पर पहुंच गए। मैं भी अब फूट फूट कर रो रहा था और घबरा रहा था कि हमारे लालच की वजह से मेरे 3 दोस्त हमसे दूर चले गए। काश हमने इस बारे में सोचा ना होता, काश हम लोग वहां पर ना गए होते। ये सोचकर मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन अब क्या हो सकता था? जो हो गया, मैं बदला तो नहीं जा सकता था। वही पूरे गांव में डर का माहौल फैला हुआ था। अब तक तो लोग उस हवेली के बारे में सुनते ही आए थे, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसके बाद वे और ज्यादा डर गए थे। उस दिन सारा दिन ऐसे ही गुजर गया, कोई ना कोई ये जानने के लिए कि वहां हवेली में क्या हुआ है मेरे पास आ रहा था और मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उस दिन तो घबराहट की वजह से मैंने खाना भी नहीं खाया। बड़ी मुश्किल से मेरी मम्मी ने मुझे दूध पिलाया था। शाम के वक्त भी मेरी मम्मी ने जबरदस्ती मुझे थोड़ा बहुत खाना खिलाया और फिर सभी लोग मुझसे बातें करने की कोशिश करने लगे, जिससे मेरा मन थोड़ा बहल जाए। किंतु मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था और ऐसे में आंखें बंद करके जब मैं सो गया तो मेरे घर वाले मुझे सोया हुआ समझकर अपने कमरों में चले गए। ऐसे में जब मैं गहरी नींद में सो रहा था, अचानक मुझे चलने की आवाज अपने कमरे में सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा है। यह सुनकर मैंने घबराते हुए अपनी आंखें खोली, किंतु मुझे कोई नजर नहीं आया। लेकिन कमरे में चलने की तेज जूते की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। पल भर में ही समझ में आ गया कि दुर्जन सिंह मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गया है और वो मुझे अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सोचते हुए मैं बहुत घबरा गया और चिल्लाना चाहता था, लेकिन जैसे मेरी आवाज मेरे गले में ही अटक गई थी, तभी मुझे अपने आंखों के सामने दुर्जन सिंह दिखाई दिया, जो गुस्से में मेरी तरफ देख रहा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसका डरावना चेहरा देखकर मैं थर थर कांपने लगा। चारों तरफ देखने लगा और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वहां से उठकर भागना चाहता था, लेकिन जैसे मेरे हाथ पैर किसी ने जकड़ लिए थे। मैं अपने हाथ पैरों को हिला भी नहीं पा रहा था और मुझे अपनी आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी। वही दुर्जन सिंह गुस्से में मेरी तरफ घूरते हुए मेरी तरफ बढ़ने ही लगा था कि अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुल गया।
मैंने उस तरफ देखा तो मेरी मम्मी थी। मेरी मम्मी को देखकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और सोच रहा था कि अगर मम्मी नहीं आती तो वो दुर्जन सिंह मुझे आज मार डालता। ये सोचकर मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। अब मेरी हालत देखकर मेरी मम्मी मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ बेटा? तो मैं घबराहट की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा था। मेरी मम्मी ने पापा को आवाज दी और कुछ देर में पापा भी आ गए। मेरी ऐसी हालत देखकर उन्हें लग रहा था कि जो कुछ हुआ है उसकी वजह से ही मैं डरा हुआ हूं। उस रात मेरे घर वाले मेरे साथ ही सो गए, किंतु घबराहट की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मुझे टॉयलेट जाना था। ऐसे में मैंने अपने पापा को जगाया। वो बेड पर बैठ गए और बोले, जाओ बेटा, मैं देख रहा हूं। ये सुनकर मैं बाथरूम में चला गया। जैसे ही टॉयलेट करके वापस मुड़ा तो दुर्जन सिंह मेरी आंखों के सामने खड़ा था। अब उसे अपने इतने करीब देखकर मैं घबराते हुए चिल्लाने लगा। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे घर वाले भागते हुए वहां पर आए, लेकिन मैं इतना ज्यादा डर गया था कि बेहोश हो गया। सुबह जाकर मुझे होश आया। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मम्मी पापा बहुत ज्यादा परेशान थे। उस वक्त उन्हें मैं बताना चाहता था कि मैंने रात को क्या देखा है, लेकिन चाहते हुए भी नहीं बता पा रहा था। जैसे इतनी हिम्मत नहीं थी और आवाज गले में से नहीं निकल रही थी। मुझे खाने पीने की बात की सुध नहीं थी। यहां तक कि उस हवेली में से आने के बाद मैं नहाया तक नहीं था। मेरे घर वाले अब मेरी हालत देखकर मुझे 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ रहे थे। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर गया था। मैं रात को अपनी मम्मी पापा के साथ सोया हुआ था। मेरे पापा मेरे साथ बेड पर सोए हुए थे और पास में बिछे हुए पलंग पर मम्मी सोई हुई थी। जब मैं नींद में था तभी अचानक मुझे वही हारमोनियम के बजाने की अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, और वो आवाज धीरे धीरे इतनी तेज हो गई जैसे मेरे कानों के पर्दे ही फट जाएंगे। तो मेरी नींद खुल गई। मैंने घबराते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन दिखाई तो कुछ नहीं दिया, पर वो आवाज मुझे अब भी सुनाई दे रही थी। वहीं पास में ही मेरे मम्मी पापा गहरी नींद में सो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है। तभी मैंने दरवाजे की तरफ देखा, जो खुला हुआ दिखाई दिया, और वो दुर्जन सिंह गुस्से में घूरते हुए मेरी तरफ आ रहा था। आज भी उसका चेहरा बड़ा भयानक दिखाई दे रहा था, जिससे मुंह से खून टपक रहा था। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं थर थर कांपने लगा। उस वक्त मैं अपने मम्मी पापा को जगाना चाहता था, लेकिन जैसे मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी दुर्जन सिंह मेरे पास में आया और उसी भयानक आवाज में बोला, जिसने भी मेरे खजाने पर नजर डाली है वो जिंदा नहीं बचा है। तुमने ये गलती की है, नहीं बच पाओगे, तुम नहीं बच पाओगे। ये कहते हुए गुस्से में चिल्लाने लगा। ये देखकर उस वक्त मैं इतना ज्यादा घबरा गया था कि डरते हुए बेहोश हो गया। सुबह जब होश आया तो मेरे मम्मी पापा घबराए हुए मेरे पास में बैठे हुए थे। मेरी हालत देखकर वे लोग मुझे डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले गए। तो डॉक्टर ने मुझसे कुछ बातें करने की कोशिश की, लेकिन मैं घबराहट की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था। ऐसे में डॉक्टर के यहाँ से दिखाकर मेरी मम्मी पापा मुझे घर लेकर आ गए थे। तभी मैं बाथरूम की तरफ गया, और जब अपना चेहरा धोकर तौलिए से अपना चेहरा साफ कर रहा था तो मुझे अपने सामने लगे हुए आईने में पीछे की तरफ वही दुर्जन सिंह दिखाई दिया, जो गुस्से में मुझे घूर रहा था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने घबराते हुए पीछे की तरफ देखा तो कोई नहीं था, लेकिन फिर से आईने में देखा तो दुर्जन सिंह के गुस्से में मुझे घूरते जा रहा था। अब मैं इतना ज्यादा डर गया कि घबराते हुए चिल्लाने लगा। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे घर वाले वहां आ गए। मैं थर थर कांपे जा रहा था। मेरे मम्मी पापा मुझे अपने कमरे तक लेकर आए। उन्होंने डॉक्टर ने जो दवाइयां दी थी वो दवाइयां थोड़ा बहुत जबरदस्ती खाना खिलाकर मुझे दी। ऐसे में दवाइयों के असर से मुझे नींद आ गई। जब मैं सो रहा था तो मुझे अपने दोस्त जो अभी इस दुनिया में नहीं थे उनकी आवाज सुनाई देने लगी, जो रोते हुए कह रहे थे, दोस्त थे ना तो हमें छोड़कर अकेले तू नहीं रह सकता ना, आओ हमारे पास तुम भी आ जाओ। ये कहते हुए पर चिल्लाने लगे, और देखते ही देखते उनका चेहरा भी काफी भयानक हो गया। ये देखकर घबराते हुए मेरी नींद खुल गई थी। मुझे इस तरह घबराए देखकर मेरी मम्मी बोली, क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा है क्या? लेकिन मैं घबराहट की वजह से कुछ नहीं बोल पाया था। बस अपने घर वालों के साथ जो गांव के लोग थे उनकी तरफ डरते हुए देख रहा था। वैसे भी जब से मेरे साथ ये हादसा हुआ था घर में किसी न किसी का आना जाना होता ही रहता था। ऐसे में तभी गांव के एक बूढ़े आदमी ने बताया कि यह डॉक्टर की बीमारी नहीं है, ये उस हवेली में गया था जहां पर इसकी किस्मत से इसकी जान तो बच गई,
लेकिन लगता है कि वो दुर्जन सिंह की आत्मा इसे चैन से जीने नहीं दे रही है। सपने में आकर इसे डराती होगी, जिसकी वजह से ही इतना घबराया हुआ है। ऐसे में डॉक्टर के यहां जाने से कुछ नहीं होगा। किसी माने हुए तांत्रिक के या पंडित के पास लेकर जाओ, जिससे कुछ आराम मिले, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ भी कुछ हो जाए। ये सुनकर मेरे घर वाले घबरा गए और उन्हें भी उस बूढ़े आदमी की बात सही लगी। ऐसे में मेरे पापा उस बूढ़े आदमी की सलाह पर पास के ही दूसरे गांव में एक जो जाने माने बूढ़े पंडित थे, उसके पास मुझे लेकर गए और उसे सारी बात बताई। मेरी सारी बात सुनकर उस पंडित ने कुछ सोचा और फिर उसने मुझे अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल पीने के लिए दिया। तो मैंने जैसे ही गंगा जल पिया तो मेरे अंदर जैसे एक हिम्मत सी आई। मेरा डर थोड़ा कम हुआ। फिर उस पंडित ने मुझसे पूछा कि मैं कैसा महसूस करता हूं, मेरे साथ क्या हुआ था। अब सारी बातें मेरे मुंह से जब मैंने बताई कि घर आने के बाद भी दुर्जन सिंह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो वो पंडित फिर कुछ सोचकर बोला, तुमने उस खजाने को वहीं पर छोड़ दिया था, उसमें से कुछ लेकर तो नहीं आए थे ना? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं। तो वो पंडित बोला, नहीं, तुम अपने साथ उस खजाने की कोई चीज लेकर आए हो जो गलती से ही तुम्हारे साथ आ गई होगी, या तुम उसे अपने साथ लेकर आ गए हो लेकिन भूल गए हो, जिसकी वजह से वो दुर्जन सिंह तुम्हें परेशान कर रहा है। ये सुनकर मैं घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं बाबा, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने सब कुछ वही हवेली में वापस फेंक दिया था, मैं अपने साथ कुछ लेकर नहीं आया। अरे मैं तो जिस हालत में घर वालों को मिला था, उस हालत में तो मैंने खुद जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब मेरी बात सुनकर पंडित जी बोले, कोई ना कोई चीज तो है जो उस खजाने की तुम्हारे पास में है, इसलिए ऐसे में जिन कपड़ों को तुम पहनकर गए थे ना, एक बार उन कपड़ों में देखना, शायद उसमें गलती से कोई छोटी मोटी चीज आ गई हो, क्योंकि तभी वो दुर्जन सिंह तुम्हारे घर तक आया है, वरना वो अपने खजाने को छोड़कर उस हवेली से बाहर नहीं आता। जैसे ही उसने ये बात कही तो हम लोग घबरा गए। मेरे घर वालों ने तुरंत घर पर जाकर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब तो हम लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी मेरी बहन का बेटा, जो हमारे साथ ही रहता था, वो मेरे कमरे में खेल रहा था और खेलते खेलते उसकी गेंद मेरे बेड के नीचे चली गई। जब वो उसे लेने गया तो उसके हाथ में एक सोने की मुहर थी, जिसे लेकर वो बाहर आया और बोला, नानी देखो मुझे क्या मिला है, मामा की बेड के नीचे। ये कहते हुए उसने वो मोहर मेरी मम्मी को दी तो हम लोगों की हैरानी का ठिकाना नहीं था। अब हमें समझ में आ गया कि यही मोहर है जो उसे खजाने से मेरे साथ में आ गई थी, जिसे शायद मैं अपने कपड़ों की जेब में ले आया था। अब हमने उस पंडित जी को घर पर बुलाया, सारी बातें बताई तो वो पंडित जी बोले, जब तक ये सोने की मोहर इस घर में है तब तक वो दुर्जन सिंह इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये मोहर जहां भी होगी वहीं पर वो चला जाएगा, क्योंकि उसने खुद अपनी ही संतान को अपने खजाने में से कुछ भी नहीं ले जाने दिया था, जिसकी वजह से वे लोग हवेली में से कुछ भी लेकर नहीं गए और चले गए। तो फिर किसी और को भला कैसे कुछ ले जाने दे सकता है? इस मोहर के चक्कर में वो किसी दिन इसकी जान भी ले सकता है। और भगवान का शुक्र मनाओगे कि अभी तक ये जिंदा है, वरना वो दुर्जन सिंह एक हैवान है। अब तक इसे बेरहमी से मौत के घाट उतार चुका होता। शायद तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही नतीजा है कि भगवान इसकी रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए ये अभी तक जिंदा है, किंतु अगर ज्यादा देर की तो इसे बचा नहीं पाओगे। ये बात उस पंडित जी ने हमें बताई तो हम लोग घबरा गए। अब मेरे पापा बोले, आप ही कुछ बताइए महाराज जी, अब क्या करें? तो वो पंडित जी बोले, उस दुर्जन सिंह से पीछा छुड़ाने का एक ही इलाज है कि ये वापस इस मोहर को लेकर जाए और उस खजाने में रख कर आए। ये सुनकर मैं घबराने लगा, क्योंकि जो कुछ पिछली बार हुआ था उसके बाद वहां जाना तो दूर की बात, मैं उसे बारे में सोचना तक नहीं चाहता था। और मेरे घर वाले भी जानते थे कि अगर कोई भी उस सोने की मोहर को रखने उस हवेली में गया तो वो दुर्जन सिंह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, बेरहमी से उसकी जान ले लेगा। पंडित जी भी इस बात को समझ गए थे। ऐसे में कुछ सोचकर फिर पंडित जी ने कहा, इसका एक इलाज और है। इस सोने की मोहर को आज रात के लिए भगवान के मंदिर में रख दो और कल सुबह होते ही इस मोहर को लेकर बहती हुई गंगा में डाल देना, जिससे वो दुर्जन सिंह इसका पीछा करते हुए वहीं पर पहुंच जाएगा, लेकिन तुम लोगों का पीछा हमेशा के लिए छोड़ देगा। ये कहते हुए उसने हमें सारी बात बताई। तो अब हमने घबराते हुए वो सोने की मोहर भगवान के मंदिर में रख दी।
इसके साथ में ही गंगा जल लेकर अपने कमरे में चारों तरफ छिड़क दिया कि वो दुर्जन सिंह मेरे कमरे में प्रवेश न कर पाए। किंतु फिर भी उस रात घबराहट की वजह से घर में से कोई भी नहीं सो पाया, क्योंकि घर वालों को मेरी चिंता थी कि कहीं वो दुर्जन सिंह की आत्मा आकर मेरी जान न ले ले। और मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मुझे तो हर पल अपनी आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी। सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो चुकी थी। उस वक्त क्या गुजर रहा था मेरे ऊपर, मुझसे बेहतर कौन समझ सकता था। वैसे सारी रात मेरे कमरे में तो दुर्जन सिंह नहीं आया, परंतु घर में उसके आने की आवाज, उसके जूते की आवाज हमें साफ सुनाई दी थी जब वो घर के अंदर आया था। किंतु उसे मंदिर के करीब जाने से पहले ही रुक गया और गुस्से में उसे तरफ देखने लगा। हम लोगों ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर रखा था, लेकिन उसके आने की आहट सुनकर खिड़की से उसकी तरफ देख रहे थे। वो गुस्से में हमारे कमरे की तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी सोने की मोहर तो मंदिर में थी, जिसकी वजह से कमरे की तरफ नहीं आया। वहीं आंगन में गुस्से में उसके चिल्लाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर हम सब घर वाले बहुत ज्यादा घबरा गए। फिर सुबह होने से पहले ही वो वापस लौट गया था। वो रात हमने डर के साए में किस तरह गुजारी थी, हमसे बेहतर भला कौन समझ सकता है। फिर अगले दिन सुबह होते ही पापा, मैं और मम्मी, हम लोग सुबह की पहली ट्रेन में ही बैठकर गंगा स्नान के लिए रवाना हो गए थे। हर पल हमें एक डर सता रहा था और आखिर शाम तक हम लोग पहुंच गए। वहां जाकर हमने सबसे पहले गंगा मैया में स्नान किया और स्नान करते वक्त ही हमने वो सोने की मोहर उस गंगा जल में डाल दी और गंगा माँ से प्रार्थना की कि वो दुर्जन सिंह की दुष्ट आत्मा हमेशा के लिए हमारा पीछा छोड़ दे। इसके साथ में ही गंगा माँ हमारे दोस्तों की आत्मा को भी शांति दे। फिर हम लोग वहां से वापस घर चले आए, किंतु हम बहुत ज्यादा घबराए हुए थे कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन जैसा उन पंडित जी ने कहा था वैसा ही हुआ। वो दुर्जन सिंह फिर कभी हमारे घर नहीं आया। उसकी आत्मा ने ना मुझे कभी परेशान किया और ना कभी दिखाई दिया, परंतु जो कुछ हुआ था उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। हर रात मुझे ऐसा लगता जैसे दुर्जन सिंह मुझे अभी मार डालेगा। मैं चैन से सो भी नहीं पाता था। अपने दोस्तों को खोने की तकलीफ भी मुझे बहुत सताती और मैं उनकी याद में रोता था। मेरे 3 दोस्तों के मरने की वजह से पूरे गांव में मातम छाया हुआ था। उनके घरों में चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। रोहित, जो मेरे साथ मौत के मुंह से बचकर तो आ गया था, लेकिन उसे देखकर अब लग रहा था कि उसकी मानसिक स्थिति पहले जैसी नहीं है, क्योंकि वो पागलों की तरह हरकत कर रहा था और चिल्ला रहा था। ये देखकर मेरी मम्मी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी और कह रही थी कि शायद उसके कोई पिछले कर्मों का ही फल है कि मेरी जान बच गई और मैं अब ठीक हूं। अपने दोस्तों को तो मैंने एक तरह से खो दिया था, क्योंकि एक रोहित बचा था जो अपनी सोचने समझने की शक्ति ही खो चुका था। लेकिन उसके बाद मुझे अपनी जिंदगी की अहमियत पता चली। मुझे पता चला कि जाने अनजाने में की हुई भूल की और हमारे लालच की हमें कितनी बड़ी सजा मिली है। अब गांव के लोगों की बातें अब मुझे चैन से नहीं जीने देती थी, क्योंकि जो कुछ हुआ था उसे लेकर लोग मुझे ताने देते। यहां तक कि जो मेरे दोस्तों की मौत हुई थी, उनके घर वाले मुझे सुनाते कि मेरा हाथ होगा उन्हें वहां ले जाने में। तरह तरह की बातें सुनने को मिलती और ये सब कुछ देखकर मैं एक पल भी चैन से जी नहीं पाता था। हर दिन अपने दोस्तों की मौत मुझे याद आती थी, जो मुझे चैन की सांस भी नहीं लेने देती थी। कभी सपने में लगता जैसे वो लोग मुझे अपने पास बुला रहे हैं, कभी सपने में उनकी मौत मुझे दिखाई देती। एक एक पल गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। फिर इन सब से दूर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मैं शहर आ गया। यहीं पर आकर एक छोटी सी जॉब करने लगा था। लेकिन आज भी दिन के वक्त तो मैं अपने आप को काम में उलझाने की कोशिश करता हूँ, किंतु सोते समय अकेले में हर रात मुझे अपने दोस्तों की याद आती है। सपने में उनकी चीखें सुनाई देती हैं और घबराते हुए मैं उठकर बैठ जाता हूँ। आज भी वो घटना मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। हमारे लालच ने, हम 5 दोस्तों के लालच ने, मेरे 3 दोस्त तो इस दुनिया से चले गए। एक दोस्त है जो नरक से बदतर जिंदगी जी रहा है, उसकी जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो गई। और एक मैं हूं जिसे एक पल का भी चैन नहीं है। वैसे हमारे साथ जो हादसा हुआ था, उसके बाद गांव के लोगों ने ये सोचकर कि कहीं गलती से फिर से हमारे जैसे लड़के उनकी बातों को नजरअंदाज करके उस तरफ ना चले जाए, इसलिए उन लोगों ने उसे तरफ एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया और जिस पर लिखवा दिया कि उधर खतरा है। इसके साथ में ही जो हवेली का बाहर का लोहे का गेट था, उस पर एक बड़ी सी लोहे की जंजीर लगवाकर ताला लगवा दिया
कि कोई भूल कर भी उस तरफ ना जाए। वैसे हमारे साथ जो हुआ था उसके बाद गांव में लोग काफी घबरा गए थे। ऐसे में कोई भी उस तरफ जाने के बारे में नहीं सोचता था। वैसे आज भी मुझे ये सोचकर तकलीफ होती है कि दुर्जन सिंह ने कितनी बेरहमी से मेरे दोस्तों को मारा था, और मैं घबराने लगता हूं कि पता नहीं मेरी किस्मत कैसी थी, मैं बच गया, वरना उतनी ही बेरहमी से मेरी भी मौत होती। किंतु कभी सोचता हूं कि काश उनके साथ में भी मर जाता, तो इस तरह घुट घुट कर तो जिंदगी न जीनी पड़ती। अपने दोस्तों के बारे में सोचकर बड़ी तकलीफ होती है कि पता नहीं उन्हें मुक्ति मिली होगी या वो भी दुर्जन सिंह के साथ इसी तरह भटक रहे होंगे, क्योंकि दुर्जन सिंह तो अपने खजाने को छोड़कर कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं हर रोज अपने दोस्तों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। मैंने अपनी यह कहानी इसलिए आप लोगों को बताई है ताकि जो गलती मैंने और मेरे दोस्तों ने की थी वो कभी आप ना करें, क्योंकि हमें जो हमारे घर वाले कहते हैं उनकी बात भी समझनी चाहिए। जाने अनजाने में उठाया गया एक कदम हमें जिंदगी भर की तकलीफ दे सकता है या फिर हमारी जान भी ले सकता है। पहले मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन अब अपनी आंखों से देख भी लिया था कि लालच किस तरह हमारी जान का दुश्मन बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं, सिरसा हैं प्रयागराज से, फहीम हैं मेलगांव से, अखिलेश मौर्यवंशी हैं यूपी से, विक्रम हैं उत्तर प्रदेश से, साफिक हैं सऊदी अरब से, प्रिंस महंतो हैं बेगूसराय बिहार से, वाईसोंग हजांग हैं थाईलैंड से, रचना कुमारी हैं बिहार से, राजकिशोर हैं बिहार से, रुबिन लांबा हैं सऊदी अरब से, अशोक जलवा हैं बुढ़ार से, अंजार हैं वेस्ट बंगाल से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, संतोष यादव और संजना यादव हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, निहार सिन्हा हैं शिलोंग मेघालय से, रजान नूर कीका है महाराष्ट्र से, प्रदीप हैं दिल्ली से, अरविंद भाई गीताबेन राज रिंकल दीप और सोनल हैं राजकोट गुजरात से, मुस्कान हैं हिमाचल से, अफरीन खान हैं कश्मीर से, शाहरुख मंसूरी हैं सारंगपुर मध्य प्रदेश से, अली हसन हैं फिरोजाबाद से, प्रिया और मिलन हैं ओडिशा से, सद्दाम हुसैन हैं दाऊद नगर बिहार से, राजेश और आरोही हैं चूरू से, आकाश हैं मुर्शन से, पूनम हैं झारखंड से, सूरज हैं नई दिल्ली से, अर्जुन कुमार हैं बिहार से, करण सूर्यवंशी हैं नागपुर से, रवि कुमार हैं हरियाणा से, निहार सिन्हा हैं शिलोंग मेघालय से, प्रदीप हैं लिलुआह से, प्रिया मिलन हैं ओडिशा से, कृष्ण कुमार हैं जयपुर से, रोहित हैं पंजाब से, मंसूरा हैं यूके से, केडी ठाकुर हैं गुजरात से, सुमीत हैं उज्जैन से, शहजाद बाबर हैं लाहौर पाकिस्तान से, निरुपमा नायक हैं ओडिशा से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, राहत हैं लखनऊ से, सीमा हैं नोएडा से, विपिन कुमार हैं दिल्ली से, विकास हैं नेपाल से, ऋचा शर्मा हैं अरुणाचल से, प्रिया हैं ओडिशा से, अमित हैं कानपुर से, इमरान हैं अमेरिका से, अभिराज हैं धनबाद झारखंड से, संतोष यादव और संजना यादव हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, रजान नूर कीका हैं महाराष्ट्र से, गुलशन प्रजापति हैं फिरोजाबाद से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, गोलू डांगी हैं भोपाल से, राजेश कन्हार हैं ओडिशा से, राजुल्ला हैं यूपी से, सुष्मिता यादव हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, नोखे लाल हैं यूपी से, राखी शर्मा हैं आगरा से, असलम कुरैशी हैं सऊदी अरब से, अंकुर हैं असम से, सैयद इकबाल हैं बरेली से, दीप हैं दिल्ली से, दीपक चौधरी हैं हिमाचल से, नेहा मलिक हैं सोनीपत हरियाणा से, राशिश सैनी हैं जयपुर राजस्थान से, जोशिम पुरविला हैं वेस्ट बंगाल से, प्रदीप हैं दिल्ली से, गणेश हैं ओडिशा से, पिंकी सिंह, आराध्या सिंह, दीपक सिंह हैं छपरा बिहार से, जितेंद्र सैनी हैं बरेली से, मोहम्मद शमीम हैं बरेली उत्तर प्रदेश से, फहीम हैं महाराष्ट्र से, विकास मौर्य हैं उत्तर प्रदेश से, रूबिन लांबा हैं सऊदी अरब से, मुबारक हैं गोरखपुर से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, जितेंद्र सिंह जेरी, परमिंदर कौर, सविता और अनमोल हैं जालंधर सिटी पंजाब से, अनिता शर्मा और मोहित शर्मा हैं अहमदाबाद गुजरात से, पंकज कुमार हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, स्नेहल मिट्ठे हैं सोलापुर से, शहजाद आलम हैं धनबाद झारखंड से,
अहमद हमदोन राशिद हैं मालदीव से, अशोक जलवा हैं बुढ़ार से, पूनम पांडे हैं गुरुग्राम से, निशी शर्मा शारदा हैं दिल्ली से, शरीफ हैं सूरत से, अंजुम शेख हैं सूरत से, गुरदेव सिंह हैं अमृतसर से, राजेश कुमार हैं जोर्डन से, मोहित पासवान हैं बिहार से, अभिराज हैं आजमगढ़ से, दीपक ठाकुर हैं दिल्ली से, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ से, DK बोरो हैं असम से, उमेश हैं नेपाल से, विक्रम ठाकुर हैं रानिया से, माया शर्मा हैं मॉरिशस से, आसिफ खान हैं अलवर राजस्थान से, अदनान खान हैं बिहार से, डॉक्टर दर्शन गिल हैं पंजाब से, तेजवाली खान और मुस्तफ़ा खान हैं इंग्लैंड से, सीमा तांती आरुष तांती हैं मुंबई से, अजय राज भार हैं आजमगढ़ से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, रोहित झा हैं बिहार से, निखिल हैं राजस्थान से, दिलीप हैं प्रयागराज से, पीयूष किंजल और बसंत हैं सांचौर राजस्थान से, जब्बार खान हैं महाराष्ट्र से, ऋतु थापा हैं मीरूट से, साफिक हैं सऊदी अरब से, MD शमसाद आलम हैं बिहार से, राकेश राजपूत हैं चूरू राजस्थान से, आर्यन हैं पुणे से, सुनीता अहीर हैं महाराष्ट्र से, दीपक राजपूत हैं कानपुर से, अयान हैं कन्नौज से, कृति थापा हैं दिल्ली से, हरबीम मुख्तसार हैं पंजाब से, सराय शेख हैं उत्तर प्रदेश से, चंद्र कुमार जाटव हैं उत्तर प्रदेश से, आरिफ शेख हैं उत्तर प्रदेश से, मधु हैं आगरा से, अनीता शर्मा हैं अहमदाबाद गुजरात से, कासिम हैं दिल्ली से, भोला मांडेल हैं दिल्ली से, मेहुल वर्मा हैं प्रयागराज से, मदीना हैं पाकिस्तान से, असलम कुरैशी हैं सऊदी अरब से, नरेंद्र सिंह, कृतिका सिंह, दिव्यांश सिंह, ईशिका सिंह और अंशिका सिंह हैं सुजानगढ़ राजस्थान से, कृष्णचंद्र हैं उत्तर प्रदेश से, रिंकू कश्यप हैं कानपुर से, नीलम गायकवाड़ हैं मुंबई से, अरुण हैं मुंबई से, प्रसन्नता शाह हैं त्रिपुरा से, तेजल परमार हैं गुजरात से, पप्पू हैं मेरठ से, स्नेहल मिट्ठे हैं सोलापुर से, सौरभ हैं लुधियाना पंजाब से, मासिर सराय मीर हैं आजमगढ़ से, राजेश कुमार हैं हरियाणा से, काजल ठाकुर हैं मुरादाबाद से, गुलशन राज हैं गुजरात से, गोल्डन गोपाल हैं उत्तर प्रदेश से, अली हसन हैं फिरोजाबाद से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, चंद्र कुमार जाटव हैं उत्तर प्रदेश से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, पूर्ण चंद हैं बालोतरा राजस्थान से, सहदाब अंसारी हैं दिल्ली से, समुद्र श्रेष्ठा हैं काठमांडू नेपाल से, श्याम हैं मणिपुर से, सोनिया सागर और नीरव सागर हैं उत्तर प्रदेश से, पिंटू दे हैं असम से, अमित कुमार हैं दिल्ली से, सुखदेव लखोत्रा हैं गुजरात से, अरविंद भाई, गीताबेन, राज, रिंकल, दीप और सोनम हैं राजकोट गुजरात से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, सुमित्रा हैं कोलकाता से, पूनम धानका हैं राजकोट गुजरात से, मुमताज हैं कुवैत से, पार्वती छलवाड़ी हैं पुणे महाराष्ट्र से, माजीद हैं मालदीव से, मोहम्मद सलीम हैं लखनऊ से, अब्दुल गफूर हैं रामगढ़ से, हजवसा बासुमत्री हैं असम से, राजकुमार बीस्ट हैं काठमांडू नेपाल से, राजवीर बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, जाकिर हैं उत्तर प्रदेश से, अख्तर हुसैन हैं बारामूला कश्मीर से, संतोष हैं नेपाल से, सानू शेख हैं दुबई से, अंकुर डेका हैं असम से, रोहित हैं ओडिशा से और सबसे लास्ट में अभिराज हैं धनबाद झारखंड से। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहाँ से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।